हो रही घटनाओं पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपको लगेगा कि आपको भी सतर्क रहना चाहिए। देखें, इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई व्यक्ति एक ऐसा कर रहा है तो आने वाले जनरेशन में सभी ऐसा करेंगे। ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है कि हमारे समाज में मान लेते हैं अच्छे भी हैं और बुरे लोग भी रहते हैं। एक ऐसा व्यवस्था भी है जो न्याय करते हैं और एक ऐसा है जिसको जो है एक तरह से इंसाफ मिलता है और जो अपराधी होते हैं उसको सजा मिलता है। तो यहाँ पर क्या समझने वाली बात है कि आज जो हम कहानी बता रहे हैं आपको, ये रियल घटना है। और ये अगर बात करें इसमें तो 7 बीघे जमीन के लिए, है ना, 7 बीघे जमीन के लिए जो है ये समस्या उत्पन्न हुआ है। एक पिता हैं, उनकी सिर्फ 2 बेटियां हैं, उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद जो है संपत्ति का विवाद शुरू होता है। और किस प्रकार से जो है शुरू होता है उसको जानेंगे। देखें, सबसे पहले अगर मान लेते हैं कि पिता का कोई संपत्ति है, अब उनके जो वंशज हैं, अगर उनकी बेटी ही है तो वो उस संपत्ति के वो उत्तराधिकारी होंगे कानूनी रूप से। अब ये है कि लेकिन ये उत्तराधिकारी कब होंगे? पिता की मृत्यु के बाद होंगे। जब पिता की मृत्यु हो जाती है तो कानूनी रूप से दोनों, अगर बेटी ही है तो वो उत्तराधिकारी होंगे, अगर बेटा है तो बेटा भी उत्तराधिकारी होगा और बेटी भी उत्तराधिकारी होगी। तो ये कानूनी रूप से है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि अगर मान लेते हैं कि पिता के पास जो संपत्ति है वो पैतृक है, तो क्या पिता अगर जीवित है तो बेटी का अधिकार होगा या नहीं होगा? बिल्कुल। देखें, पिता के पास अगर पैतृक संपत्ति है तो कानूनी रूप से अगर बेटियां बालिग है तो वो अपना अधिकार प्राप्त कर सकती है। इसलिए कि पैतृक संपत्ति में सभी का, जितने भी उत्तराधिकारी हैं, समान अंश होता है। उसमें पिता एक हिस्सेदार बन जाएंगे। अगर उनकी 2 बेटी है तो एक बेटी हिस्सेदार बन जाएगी और दूसरी बेटी भी हिस्सेदार बन जाएगी। मतलब जितना भी संपत्ति होगा उसका 3 हिस्सा होगा। अब यहां पर है कि अगर और बेटे भी हैं तो बेटे भी उस संपत्ति के उत्तराधिकारी होंगे। मान लेते हैं इसके अलावा एक अगर कोई बेटा भी होता तो उसका जो संपत्ति का डिवाइड अगर किया जाता तो वो 4 हिस्सों में डिवाइड होता। मतलब पिता भी पैतृक संपत्ति में एक हिस्सेदार ही होंगे, ठीक है। अब लेकिन पिता के पास जो संपत्ति है वो अर्जित संपत्ति है, और अर्जित संपत्ति अगर है तो उसके अगर हिस्सेदार कौन होंगे? अब अगर अर्जित संपत्ति अगर है तो उस केस में क्या होगा कि पिता के नाम का संपत्ति है या माता के नाम का संपत्ति है, अगर उनकी बेटी है तो ये बेटी अगर पिता जीवित है तो उत्तराधिकारी नहीं होगी। पिता की मृत्यु के बाद ही उस संपत्ति के उत्तराधिकारी बेटियां या बेटे होंगे। ये अर्जित संपत्ति, इसलिए कि पिता ने अपनी कमाई से अपना जो एक तरह से उनको जो भी आय का स्रोत होगा उस पैसे से उन्होंने संपत्ति को खरीदा है। तो उनके जीवन काल में कोई भी वंशज उसके उत्तराधिकारी नहीं होते हैं। तब होता क्या है कि अब उत्तराधिकारी बनने के लिए तो पिता के मृत्यु के बाद ही आप उत्तराधिकारी बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये घटना घटा है और ये रियल घटना है, इधर का ही घटना है, हम आपको बता दें इसमें बेटियों के द्वारा क्या किया गया। पिता का जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, और वहां पर क्या किया, पिता को कानूनी रूप से मृत घोषित कर दिया गया और बेटियां जो है 7 बीघे जमीन अपने नाम करा ली। यानी अब एक बार जब मृत्यु प्रमाण पत्र आप बना लेते हैं जिस व्यक्ति का, मृत्यु प्रमाण पत्र जो है काफी वेरीफाई करने के बाद बनाया जाता है। लेकिन अगर आप आदमी जीवित है और उसका मृत्यु प्रमाण पत्र जारी अगर हो गया है तो वह भी एक सवाल उठता है कि अगर मान लेते हैं व्यक्ति जीवित है और जो अधिकारी जो है जारी किए, जहां जिस कार्यालय से वो जारी किया गया वो बिना वेरीफाई किया गया, इसका मतलब साफ साफ यही होगा कि उसको वेरीफाई किया ही नहीं गया। बिना वेरीफाई किए ही जो है मृत्यु प्रमाण पत्र जो है वो जारी कर दिया गया। और बिना मृत्यु प्रमाण पत्र के जो है पिता का संपत्ति जो अर्जित संपत्ति है वो या पैतृक संपत्ति जो भी है बेटी अपने नाम नहीं करा सकती है। अधिकार होता है कानूनी रूप से, लेकिन अपने नाम से वो संपत्ति जो है बिना मृत्यु प्रमाण पत्र के नहीं करा सकती है। जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए जो है पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र बना जो है
वो 17 साल से भटक रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो अपने आप को जिंदा साबित करने में लगे हुए हैं। मतलब आज 17 साल से। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि एक बार मृत्यु प्रमाण पत्र बनने के बाद जो है कहीं ना कहीं सवाल जो है, अगर वहाँ देखा जाए तो जहाँ से बनाया गया, फर्जीवाड़ा किया गया, जो किया गया, ये भी हो सकता है कि फर्जीवाड़ा किया गया, उसमें जो जहाँ से मृत्यु प्रमाण पत्र इशू किया गया उनका कोई त्रुटि ना हो, उनके साथ जो है धोखा किया गया। इसलिए कि आप ही अगर वंशज हैं, उत्तराधिकारी हैं, और आप अपने जो आपके पिता हैं, माता हैं, दादा हैं, परदादा हैं, आप अगर उनका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाते हैं, तो अगर आप उनके जीवन काल में आप बनवाते हैं तो इसका मतलब है कि आप धोखा कर रहे हैं, आप फ्रॉड कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो है जो धोखाधड़ी होगा उन्हीं का होगा जो ये फर्जी दस्तावेज तैयार कर चुके हैं। तो अब वर्तमान में पिता के द्वारा तो कानूनी रूप से ठीक है, न्याय तो मिलना तय है। यह न्याय मिलते मिलते ये भी हो सकता है कि पिता जो है वो खुद इस दुनिया में ना रहे और उस संपत्ति के हकदार जो है वो बेटी ही होगी कानूनी रूप से। लेकिन इस तरह का कार्य करना वो कहीं ना कहीं गलत है और नहीं होना चाहिए। और समाज में इस प्रकार के विवाद अगर आप देखें तो वो बढ़ते जा रहे हैं। अगर भूमि विवाद की बात करें तो कहीं ना कहीं हर जगह यह समस्या जो है वो है, और वो समस्या जो है और तेजी से बढ़ता जा रहा है। आने वाले जनरेशन जो हैं, अगर आप हर तरीके से अपने आप को दुरुस्त नहीं रखेंगे तो ठीक है, आज आप एक व्यक्ति, 2 भाई है, 2 बहन है, वो उनका आपस में सारा कुछ सही है, अंडरस्टैंडिंग सही है, लेकिन उनके जो आने वाले वंशज हैं अगर वो उस बात को स्वीकार नहीं करते, मान लेते हैं कि 2 हिस्सा में बांट दिया गया मौखिक तरीके से, लेकिन आने वाले जो आपके वंशज हैं वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है, तो विवाद उत्पन्न होगा। लेकिन अगर आपने इसको कानूनी दस्तावेज के तरीके को अपनाकर अगर सारा प्रक्रिया किया, अपना हिस्सेदारी को अलग किया, संपत्ति को अपने नाम पे ट्रांसफर कराया, तो आने वाले जनरेशन को उतना समस्या नहीं होगा। इसलिए कि एक बार अगर कानूनी तरीके से दस्तावेज बना दिया गया तो उसका मान्यता होता है। इतने आसानी तरीके से आप जो है उसको अवैध नहीं करार कर सकते हैं, और ना न्यायालय में ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसमें कहीं ना कहीं आज भी क्या हो रहा है, आज भी लोग क्या करते हैं, मौखिक रूप से सारा प्रक्रिया करते हैं, अपने हिस्सेदारी को अलग करते हैं, किसी प्रकार का कोई कानूनी दस्तावेज नहीं बनाते, इसलिए कि उनको अपने परिवार के जो लोग हैं उन पर विश्वास होता है। और हम कानूनी दस्तावेज किसके साथ जो है वो बनाते हैं, अगर हम किसी से संपत्ति खरीदते हैं तो आपको तो उस पर विश्वास है ही नहीं, तो आप एक कानूनी दस्तावेज तैयार करते हैं, उससे रजिस्ट्री करवाते हैं, मतलब कोई भी कार्य मौखिक तौर पे नहीं करते हैं। लेकिन वही अगर आप अपना परिवार में भी अगर आप अपने आप को डिवाइड कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, तो आपको कानूनी दस्तावेज जरूर तैयार कर लेना चाहिए। अपने प्रॉपर्टी को आपने अलग किया, उस प्रकार का दस्तावेज जरूर तैयार कर लेना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको भविष्य में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इस मामले में क्या होगा। देखें, इस मामले में कानूनी जो है एसडीएम के द्वारा आदेश दिए गए हैं कि इसको जो है वेरीफाई किया जाए और कार्रवाई किया जाए। अगर कोई गलत तरीके से दस्तावेज तैयार किए हैं तो कार्रवाई किया जाए। आपके मन में सवाल होता होगा कि आप जो है यहाँ पर जो जगह का नाम है, कहाँ पर ये धोखा किया गया, वो नहीं बता रहे। तो बिल्कुल जो है मेरा प्रयास है कि हम उस बात को फैलाएं नहीं, सिर्फ आपको जो है आने वाले समय में अगर किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है उससे बचाना मेरा कार्य है आपको, कि आप उसको समझें, सतर्क रहें। और अगर आपके साथ इस प्रकार का समस्या है या आपको लगता है कि भविष्य में होने वाला, ठीक है, आज आप 2 भाई हैं या आपका जो एक तरह से पिता का संपत्ति है, भाइयों में आपने डिवाइड कर लिया, लेकिन आप अपने बच्चे के लिए जो है अगर आप उसको अपने नाम पे नहीं कराए, अपना सेपरेट दस्तावेज, जिस प्रकार आप अपना बैंक अकाउंट अलग सेपरेट करवाए हुए हैं, उस प्रकार से ही आपको प्रॉपर्टी का, घर का, मकान का सारा दस्तावेज अपने नाम पर अलग जरूर करवा लेना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे और आपके जो आने वाले जनरेशन है उनको भी किसी प्रकार का समस्या उत्पन्न।
और इस प्रकार का अगर कोई फ्रॉड करता है, उत्तराधिकारी बेटियां हो, बेटा हो, जो भी करता है, तो वो गलत है। और अगर कार्रवाई किया जाएगा तो फिर उनको जो भी एक तरह से सजा का प्रावधान है वो सजा भी जरूर मिलेगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।